राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट आपके लिए अपलोड किए थे। उनको बहुत ही आप लोगों ने देखा है ठीक तरीके से और उससे काफ़ी रिस्पॉन्स मिला है। आज बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जिसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनमें कुल मिलाकर के 35 प्रश्न विज्ञान के हैं और उसके बाद 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के हैं। यही प्रश्न राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर वीडियो को आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऊर्जा, दूसरा है संवेग, तीसरा है कार्य और चौथा ऑप्शन है दूरी। तो सदिश राशि बच्चों वो होती है जिसमें मात्रा और दिशा दोनों चीज़ें होती हैं, वही चीज़ जो है सदिश राशि कहलाती है। इसमें से जो सदिश राशि है वो है ऑप्शन नंबर 2 संवेग। अगर बात करें अन्य सदिश राशियों की तो बच्चों संवेग के अलावा अगर जो राशि होती हैं वो होती है वेग होता है, ये भी सदिश राशि होती है। इसके अलावा बल, ये भी सदिश राशि होती है बच्चों। और अगर हम बात करें अदिश राशियों की तो बच्चों जो अदिश राशियाँ होती हैं वे राशियाँ ऊर्जा है, कार्य है और दूरी, ये अदिश राशियाँ हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ताप, समय, चाल, द्रव्यमान, ये सभी अदिश राशियाँ होती हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संवेग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन जूल, दूसरा कूलाम, तीसरा जूल प्रति कूलाम और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जूल प्रति कूलाम जो होता है ये विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? पूछा गया है कि किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा किसमें है, यही इसका जो सेंस है, कहने का मतलब है। तो पहला ऑप्शन है दागी गई गोली, दूसरा है बहता हुआ पानी, तीसरा है हथौड़े से चोट करना और चौथा ऑप्शन है तना हुआ धनुष। तो बच्चों जो तना हुआ धनुष होता है इसी में जो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है, अर्थात इसी में गतिज ऊर्जा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें दागी हुई गोली और बहता हुआ पानी, हथौड़े से चोट करना, तो ये बच्चों जो है यांत्रिक ऊर्जा के जो प्रकार होते हैं दो, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, उनमें गतिज ऊर्जा के ये तीनों उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि गति करते हुए पिंड का वेग दुगना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अगर कोई भी पिंड है और वो गति कर रहा है तो उसका वेग अगर दुगना हो जाए तो पिंड की जो गतिज ऊर्जा हो जाती है वो हो जाती है 4 गुनी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो बच्चों जो ध्वनि का वेग होता है वो अधिकतम होता है इस्पात में या फिर स्टील में। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। और अगर हम बात करते हैं किसमें ध्वनि का वेग नहीं होता है, तो बच्चों निर्वात में ध्वनि का वेग जो है नहीं होता है, ध्वनि में ध्वनि नहीं चल पाती है। तो इसका जो दूसरे तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर निर्वात होता है। और ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा? वो स्टील में होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चालक तार में 10 कूलाम प्रति आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो चालक में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है फोकस पर, दूसरा है अनंत पर, तीसरा है वक्रता केंद्र पर और चौथा है 2F पर। तो बच्चों जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस पर स्थित जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल बच्चों सही हो जाएगा। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों के आविष्कारक कौन है? बच्चों एक्स किरणों के जो आविष्कारक हैं उनका नाम है W.A. रोंटगन। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। अगर मार्कोनी की बात करें तो मार्कोनी महोदय ने जो है रेडियो का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श जो अमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है ऑप्शन नंबर 1 है 0, ऑप्शन नंबर 2 है 1, ऑप्शन नंबर 3 है 1 से कम और चौथा ऑप्शन है अनंत। तो बच्चों एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है अनंत। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में ऊर्जा होती है। शुष्क सेल जो होता है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? पहला है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा है विद्युत ऊर्जा, तीसरा है रासायनिक ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तो बच्चों जो शुष्क सेल होता है उसमें जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों Ra226 के नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो बच्चों इसका जो पहला ऑप्शन है 138 और 88, यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलीय कार्बन क्या है? क्रिस्टलीय कार्बन क्या है? पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा है काजल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है हीरा। क्रिस्टलीय जो कार्बन होता है वो हीरा होता है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है? इनको ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऊर्जा का जो नवीकरणीय जो स्रोत है वो है बच्चों, इनमें से कौन सा आंसर सही है? गैस करिए आप लोग। पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा है जल, तीसरा है कोयला और चौथा ऑप्शन है बायोगैस। तो अनवीकरणीय जो ऊर्जा का स्रोत है वो है ऑप्शन नंबर 3 कोयला। बाकी जितने भी हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान बच्चों कितना होता है? उसका आंसर होता है 7। बताते हैं इसको आपको हम कि अगर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर मान लीजिए शून्य है, शून्य पीएच है, सॉरी यहाँ पर जो 7 होता है और उसके बाद में ये जो है धीरे धीरे इधर प्लस में बढ़ते रहते हैं और इधर ये माइनस में घटते रहते हैं। तो बच्चों जो 7 से कम होगा, यानी कि अगर किसी का पीएच जो मान होता है 7 से कम है तो वो बच्चों अम्लीय होता है। कौन सा होता है? अम्लीय होता है। और अगर 7 से अधिक है तो वो जो है क्षारीय मान, इसका क्षारीय पीएच मान होता है। तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर 7 पूरा पूरा होता है तो ये बच्चों होता है उदासीन, यानी कि शुद्ध जल का मान जो है 7 होता है। अगर हम बात करते हैं 7.4 की, तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। तो बच्चों 7.4 का मतलब हो जाएगा रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है और उसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है उसमें पहला ऑप्शन है ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, दूसरा है ऊष्मा निकलती है, तीसरा है ऊष्मा बदलती नहीं है और चौथा ऑप्शन है उनमें उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऊष्मा निकलती है, यानी कि ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्मा निकलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी भी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं उन्हें बच्चों अम्ल कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो साबुन में जो झाग उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ होता है ऑप्शन नंबर 1 है सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन 2 है रेजिन, ऑप्शन 3 है कार्बोलिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है कास्टिक सोडा। तो साबुन में जो झाग उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ होता है उसे रेजिन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। बच्चों ऐसी धातु पूछी गई है जो सामान्य ताप पर जो है द्रव होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन पारा है, ये बिल्कुल सही आंसर है। पारा जो होती है ये धातु जो कि द्रव के रूप में पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसी अधातु बताइए, अधातु बताइए जो कि द्रव के रूप में पाई जाती है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है बच्चों जड़ों का जो विकास होता है वो किसके द्वारा होता है? जड़ों का जो विकास होता है बच्चों वो प्रांकुर द्वारा होता है या फिर मूलांकुरों द्वारा होता है, तने द्वारा होता है या फिर पत्ती द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन बिल्कुल 2 सही है, मूलांकुर के द्वारा जो है बच्चों जड़ों का विकास होता है। अगला प्रश्न है पके हुए आम खाए जाने वाले भाग है, यानी कि कोई भी आम पका होता है तो उसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा, मध्य भित्ति खाई जाती है, मध्य भित्ति खाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊतक का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ऊतक है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है रक्त, तीसरा ऑप्शन है यकृत और चौथा ऑप्शन है आमाशय। तो बच्चों ऊतक का जो उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर 2 रक्त। रक्त जो बच्चों होता है ये तरल संयोजी ऊतक होता है। कौन सा? तरल संयोजी ऊतक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यकृत की बात करें तो ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसको हम लोग लीवर के नाम से भी जानते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाचक एंजाइम नहीं है। कौन सा एंजाइम इनमें से ऐसा है जो कि पाचक एंजाइम नहीं है? पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन, चौथा ऑप्शन है एमलेप्सिन। तो बच्चों इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इंसुलिन जो एंजाइम होता है ये पाचक एंजाइम नहीं होता है। ये जो इंसुलिन होता है ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? अर्थात इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सभी से रक्त ले सकता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी, चौथा ऑप्शन है ओ। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए बी, यानी कि ए बी रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होगा वो सभी से रक्त ले सकता है, और ओ वाला जो समूह होगा वो बच्चों सभी को दे सकता है। तो ये जो है ऑप्शन, इसका अगर ओ ऑप्शन है तो इसका मतलब ये हुआ है कि ओ जो है सर्वदाता है, यानी कि सभी को रक्त दे सकता है, और ए बी जो है ये सर्वग्राही है। बच्चों ओ जो है इसी में एंटीजन नहीं पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस में एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो उसका ऑप्शन होगा ओ। अगला प्रश्न है, पल्मोनरी सिरा किस में खुलती है? तो बच्चों पल्मोनरी सिरा जो होती है वो किस में खुलती है? दाएं अलिंद में, या फिर बाएं अलिंद में, दाएं निलय में, या फिर बाएं निलय में? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बाएं अलिंद में जो है पल्मोनरी शिरा खुलती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रुधिर का थक्का जमाने में कौन सहायक है? रुधिर का थक्का यानी रक्त का जो थक्का होता है वो जमाने में कौन सहायक है? ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। तो बच्चों ये थक्का जमाने में जो सहायक है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्लेटलेट्स। बच्चों आरबीसी की अगर बात करें, लाल रक्त कणिकाओं की बात करें, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 120 दिन होता है, जबकि जो श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी होती हैं इनका कार्यकाल होता है बच्चों 1 से लेकर 4 दिन तक। और अगर प्लाज्मा की हम बात करें बच्चों तो कुल मिला के लगभग 55% जो है कुल रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है, यानी कि जितना भी मनुष्य के शरीर में रक्त होता है उसमें से 55% लगभग प्लाज्मा होता है। और प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स मनुष्य के शरीर में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक जबड़ों में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों कृंतक दांतों की संख्या पूछी गई है, तो कृंतक दांत जो होते हैं ऊपर और नीचे दोनों साइड में 4-4 होते हैं। तो बच्चों कृंतक दांत जो होते हैं वो 4-4 होते हैं। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरेलिन नामक दवा किससे बनाई जाती है? तो क्लोरेलिन नामक जो दवा होती है वो किससे बनाई जाती है? वो शैवाल से बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण खाली जगह होता है। तो जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण से हमेशा उसके ये बराबर होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है वो कौन सी होती है? तो बच्चों चाकू से काटी जाने वाली जो धातु है इनमें से वो पोटेशियम है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जिसका पाचन रूमिनेंट जंतुओं के द्वारा किया जाता है परंतु मानव के द्वारा नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका है सेलुलोज, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, तीसरा है फ्रैक्टोज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो पहला ऑप्शन इसका है वो बिल्कुल सही है, सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है इसका रूमिनेंट जंतुओं के द्वारा किया जाता है लेकिन मानवों के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लेग्यूम पौधों यानी कि दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु कौन सा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो जीवाणु सहायक होता है उसका नाम होता है राइजोबियम। ये बच्चों जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में ये जो है पाया जाने वाला जीवाणु होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इसका जो आंसर है वो है राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, मेढक श्वसन करते हैं। मेढक किससे श्वसन करते हैं? तो बच्चों मेढक जो है श्वसन करते हैं त्वचा तथा फेफड़ों से। आप याद रखेंगे, त्वचा तथा फेफड़ों के द्वारा मेढक श्वसन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका को जंतु कोशिका से भिन्न करती है, यानी कि ऐसी कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो कि पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करता है? तो पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है कोशिका केंद्रक झिल्ली और चौथा है रिक्तिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोशिका भित्ति जो होती है यानी कि सेल वॉल जो होती है ये बच्चों जंतु कोशिका में ही
पाई जाती है। सॉरी बच्चों, जंत कोशिका में ये सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसीलिए ये प्रश्न जो है पादप कोशिका को जंत कोशिका से ये भिन्न करती है। तो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो होती है ये जंत कोशिका में नहीं पाई जाती है, बल्कि ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अभी इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसको यकृत कहते हैं, और ये जो है इसको लीवर के नाम से भी जानते हैं। बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की है, तो उसका नाम हो जाएगा बच्चों अग्नाशय ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, गाइटर रोग किसका है? तो बच्चों गाइटर रोग ये देखो अंग्रेजी में पूछ दिया गया है। गाइटर माने गाइटर का जो अर्थ होता है वो होता है घेंघा रोग। घेंघा रोग जो होता है इसी को हम लोग गाइटर के नाम से जानते हैं, और घेंघा रोग जो होता है वो थायराइड ग्रंथि में हो जाता है। ये थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, इसी में ये गाइटर रोग हो जाता है, और ये आयोडीन की कमी से होता है। अगर हम बात करें पीयूष ग्रंथि की, तो बच्चों पीयूष ग्रंथि जो होती है इसी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, और ये मस्तिष्क में पाई जाती है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, इसी को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। और अग्नाशय ग्रंथि की अगर बात करें तो ये अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है अग्नाशय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बच्चों सामाजिक विज्ञान के स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आपने 35 क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि विज्ञान के थे। सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो बच्चों ये जितने भी युद्ध हैं मुख्य रूप से ये सभी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुए थे, और इनमें जो 1539 में हुआ है उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 चौसा का युद्ध। तो बच्चों चौसा का जो युद्ध हुआ था ये 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा की अगर हम बात करें तो चौसा जो है ये बिहार में स्थित है, बिहार के बक्सर में ये स्थित है। दूसरी अगर बात करें कालिंजर युद्ध की, तो बच्चों कालिंजर युद्ध जो होता था ये 1544 ईस्वी में हुआ था, और कालिंजर जो है बच्चों ये बांदा में एक दुर्ग है, वहीं पर यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। अगर हम कन्नौज युद्ध की बात करें तो कन्नौज युद्ध जो था ये 1540 ईस्वी में हुआ था। जबकि पानीपत के तृतीय युद्ध की अगर बात करें तो पानीपत के कुल मिलाकर 3 युद्ध हुए हैं। पहला हुआ है 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल वंश की स्थापना कर दी। दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था, अकबर का सेनापति था बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। और तीसरा पानीपत का जो युद्ध हुआ था बच्चों वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था 1761 में। तो पानीपत के तीनों युद्ध आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मीर कासिम, मीर जाफ़र, मीर हसन या फिर मीर अब्बास? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, मीर जाफ़र। अगला क्वेश्चन है अकबर के दरबार में वित्त एवं राजस्व मंत्री कौन था? वित्त एवं राजस्व मंत्री कौन था? अबुल फजल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, हकीम हुमाम? तो बच्चों इनमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा राजा टोडरमल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। तो लाखों का दान करने वाला जो इसमें से ऑप्शन है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही गुलाम वंश का संस्थापक है, और इसके बाद में अगर बात करें तो वास्तविक संस्थापक तो उसका नाम है इल्तुतमिश। बच्चों खिलजी वंश की अगर बात करें तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अलाई दरवाज़ा जो बनवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी महोदय ने बनवाया था, और इसी अलाउद्दीन खिलजी का नाम था द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर के नाम से ये जाना जाता था। इसको हम लोग सिकंदर ए सानी के नाम से भी जानते थे। बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो ये जो है इसका उपनाम था जौना खां, और इसका एक और उपनाम है उलूग खां। उलूग खां के नाम से भी ये जाना जाता था। और महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था? अभी हम लोग इसकी बात कर रहे थे। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। इनमें से सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो 1025 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में। सोमनाथ यानी कि गुजरात में एक मंदिर बना हुआ है सोमनाथ महादेव का, इसी मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। बच्चों कोणार्क मंदिर की बात करें तो कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में है, और जगन्नाथ मंदिर ये भी पूरी उड़ीसा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरुआत की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये बंगाल में हुआ था। दोहरी शासन व्यवस्था किसने लागू की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। इसने ही बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू की थी। बच्चों लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करें तो इसने बंगाल का विभाजन 1905 में कराया था, लॉर्ड कर्जन ने। अगर लॉर्ड रिपन की बात करें तो इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था, जबकि लगाया था लिटन ने। लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था प्रेस एक्ट और लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। और अगर हम बात करें जनगणना की तो जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा स्टार्ट की गई थी, लेकिन नियमित जनगणना जो थी वो लॉर्ड रिपन के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये 1881 में स्टार्ट की गई थी। लॉर्ड डलहौजी की अगर बच्चों बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था और इस प्रकार भारत में पहली जो रेल चली थी वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रसिद्ध अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था। बच्चों सर टॉमस रो जो था वो जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। जहांगीर के दरबार में 2 ऐसे जो विदेशी थे जो कि आए थे। पहला था कैप्टन हॉकिंस और दूसरा था सर टॉमस रो। तो बच्चों सर टॉमस रो जो था ये 1615 ईस्वी में आया था, 1615 में ईस्वी में आया था, जबकि जो कैप्टन हॉकिंस था ये सबसे पहले आया था, 1609 ईस्वी में ये आया था। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। सीमांत गांधी ये नाम था खान अब्दुल गफ्फार खां का, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और बच्चों गांधी जी के उपनाम आप लोगों को पता ही हैं, बापू इनको कहते थे और इनका जो राष्ट्रपिता भी इनको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो बच्चों गदर पार्टी जो थी ये मुख्य रूप से लाला हरदयाल के द्वारा इसका गठन किया गया था 1913 में इसका गठन किया गया था। और इसका गठन भारत में नहीं बल्कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। चूँकि इसका नाम गदर पार्टी इसलिए रखा गया क्योंकि गदर नाम का एक समाचार पत्र चलता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और ये कथन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकमान्य इनका उपनाम था, उपाधि थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनके बारे में अगर हम देखें तो ये लाल बाल पाल में से एक व्यक्ति हैं। लाल बाल और पाल, लाल का मतलब हो गया है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब हो गया है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब हो गया है बिपिन चंद्र पाल। तो ये बच्चों गरम दल के नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बच्चों चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि मैं आज़ाद हूँ और मैं आज़ाद ही रहूँगा। और अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने अपनी गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इनका कहना था कि मैं कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ से मरना नहीं चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लार्ड विलियम बेंटिक के ने किसके निवेदन पर सती प्रथा का उन्मूलन किया था। बच्चों सती प्रथा बहुत ही एक भयानक प्रथा थी। इसमें महिलाएं अपने पतियों के साथ में सती हो जाया करती थीं और इसका जो समापन था वो 1829 में किया गया था। यहाँ पर मिसप्रिंट है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और इसके लिए मुख्य रूप से प्रयास जो करने वाले थे उनका नाम था राजा राम मोहन राय। बच्चों वही राजा राम मोहन राय जिन्होंने 1828 ईस्वी में इन्होंने प्रार्थना समाज की आर्य समाज की स्थापना तो इन्होंने की थी दयानंद सरस्वती ने, और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में राजा राम मोहन राय ने। तो इसका बच्चों ये हमने क्वेश्चन आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के काल में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति के बारे में आप लोग जानते ही हैं। 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के समय में स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय में स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वो 1856 से लेकर के 1860 ईस्वी तक था। 1856 से लेकर के 1860 तक लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल रहा और इसी के कार्यकाल में विद्रोह शुरू हुआ था। बच्चों लॉर्ड डलहौजी की बात हम आपको बता चुके हैं। इसी के समय में भारत में रेलवे स्टार्ट हुई थी और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का जो श्रेय है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स को।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? बच्चों इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बच्चों सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1873 ईस्वी में पुणे में इसकी स्थापना की गई थी। पुणे, जिसका नाम वर्तमान समय में पूना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 1885 ईस्वी में की गई थी। और अगर हम इसकी डेट की बात करें, यहाँ पर मंथ दे दिया गया है, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक महोदय का नाम, महासचिव का नाम एलन ऑक्टेवियस ह्यूम यानी कि A.O. ह्यूम था। बात करते हैं बम्बई में जो पहला अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी अर्थात W.C. बनर्जी। तो बच्चों इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 दिसंबर 1885 बम्बई में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? तो बच्चों शिक्षा का जो अधिकार था ये जो है मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया था 2002 में। तो बच्चों ये जो है 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, इसके अनुसार शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। और इसके अनुच्छेद की अगर बात करें तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 21A। कभी कभी ये आपको 21 का के रूप में भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये अनुच्छेद जो है वो शिक्षा के मौलिक अधिकार से संबंधित है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था। बच्चों RTE एक्ट की बात करें, राइट टू एजुकेशन, तो ये एक्ट बना था 2009 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जबकि जो संविधान सभा थी उसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है बच्चों इंपॉर्टेंट है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? बच्चों 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कौन सा शामिल है, यानी कि जिस पर केवल केंद्र ही कानून बनाता है? तो ये ऑप्शन इसका 4 सही होगा, रक्षा जो है ये संघ सूची का विषय है। जबकि शिक्षा जो है बच्चों ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय हुआ करती थी, लेकिन ये शिक्षा जो है अब 7वीं सूची में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, जबकि चिकित्सा भी जो है राज्य सूची का ही विषय है। इस पर यानी कि राज्य कानून बना सकता है, और शिक्षा पर कानून बनाने का दायित्व जो है केंद्र एवं राज्य दोनों को है, इसीलिए ये समवर्ती सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? तो बच्चों राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो बच्चों वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि भारत के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन हैं, और भारत के गृहमंत्री भी कौन है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रपति बच्चों की बात करें तो राष्ट्रपति का नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और प्रधानमंत्री के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और यही नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च सेनापति कौन होगा उनका वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं भारतीय सेना के जो मुखिया इस समय हैं, जो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी कि CDS। उनका नाम है बच्चों अनिल चौहान। आप लोग याद रखिएगा, अनिल चौहान जी जो हैं इस समय भारत के CDS हैं, यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। भारत की जो तीनों सेनाओं के जो मुखिया हैं वो अनिल चौहान जी हैं। जबकि सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारत के राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के रूप में काम करती है? तो बच्चों सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली जो संस्था है उसका नाम है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में बच्चों इसकी स्थापना हुई थी। 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जबकि बच्चों यूनेस्को की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और इसका मुख्यालय जो है वो फ्रांस के पेरिस में है। जबकि वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। और जबकि FAO इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में और इसका जो मुख्यालय है वो है रोम में। अगला क्वेश्चन है संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। तो बच्चों संघ शासित राज्यों की अगर बात करें तो कुल मिलाकर के 8 संघ शासित जो राज्य हैं वो इस समय हैं और लक्षद्वीप की जो राजधानी है उसका नाम है कावारत्ती। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कावारत्ती इसका सही आंसर है। बच्चों अगर हम दमन की बात करें तो दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर के एक कर दिया गया है, क्योंकि पहले 9 केंद्र शासित राज्य हुआ करते थे। दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव ये 2 अलग अलग केंद्र शासित राज्य थे, इनको बच्चों एक कर दिया गया है, जिसके कारण इसकी जो राजधानी है उसका नाम है दमन। इसका नाम है दमन। और सिलवासा की अगर बात करें तो दादरा एवं जो पोर्ट ब्लेयर की अगर बात करें तो ये जो है बच्चों अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है संघ सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची में सब्जेक्ट पूछ दिए गए हैं, हालांकि ये इतना क्वेश्चन डीप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी पूछा गया है तो आप याद रखिएगा 98 सब्जेक्ट जो है वो संघ सूची में है। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो बच्चों भारतीय संविधान के जनक या भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक किस सदन में पहले पेश किए जाते हैं। तो बच्चों 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, धन विधेयक और साधारण विधेयक। ये धन विधेयक जो होता है पहले ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों लोकसभा और राज्यसभा ये जो है 2 सदन हैं, एक लोकसभा है दूसरा राज्यसभा है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो ये बच्चों जो लोकसभा है ये निम्न सदन है, जबकि जो राज्यसभा है ये उच्च सदन है। यानी कि लोकसभा स्थायी सदन है, लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है और राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, हालांकि इसे 5 साल के पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यूएनओ की स्थापना कब की गई थी। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका जो मुख्यालय है बच्चों वो न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोनों सदनों की जो बैठक है उसको कौन बुलाता है। 2 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो ये है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो अध्यक्षता की अगर बात करें तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर होता है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। और बैठक बुलाने की बात करते हैं तो बैठक बुलाने का काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। यानी लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है, यानी कि आहूत करता है, और स्पीकर जो है इसकी अध्यक्षता करता है। तो दोनों सदनों की बात करें तो दोनों सदन कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है महोगनी, रोजवुड तथा रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। तो महोगनी, रोजवुड तथा रबड़ के वृक्ष ये कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में रोजवुड, महोगनी तथा रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। बच्चों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है उसका नाम है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी ये यूपी का सबसे बड़ा जिला है जो कि क्षेत्रफल में है, और इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान एक स्थित है उसका नाम है बच्चों दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं काजीरंगा की। तो काजीरंगा ये बच्चों असम में स्थित है, इसमें एक सींग वाला गैंडा यहाँ फेमस है। बांदीपुर पार्क की बात करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में स्थित है, जबकि सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा में स्थित है। तो इस तरीके से बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट उदाहरण है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, आग्नेय शैल का, अवसादी शैल का या फिर रूपांतरित शैल का। तो बच्चों ग्रेनाइट जो होती है ये आग्नेय शैल का उदाहरण होती है, आग्नेय शैल का उदाहरण होती है। अगला क्वेश्चन है विसर्प का निर्माण होता है। विसर्प का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो नदियों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादित करने वाला देश है? तो बच्चों कहवा का मतलब होता है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होती है? तो कॉफ़ी ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पैदा होती है बच्चों। और ब्राज़ील को एक और उपनाम से जाना जाता है सांपों का देश। सांपों का देश भी इसको कहा जाता है। तो ये जो है स्नेक सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है। और नॉर्वे आधी रात का देश कहलाता है, जबकि उगते हुए सूरज का देश जो होता है वो जापान है। चीन की अगर बात करें तो चीन जो है गेहूँ और चावल में इसका जो है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। और जनसंख्या में की बात करें तो जनसंख्या में भी चीन नंबर 1 पे है। सीसी क्या है? ये सीसी बेटा क्या है? ये एक प्रकार की जो है जहरीली मक्खी होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये तारापुर में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। बच्चों तारापुर की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है, कलपक्कम की बात करें तो ये तमिलनाडु में है, और नरोरा ये यूपी का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि बुलंदशहर में स्थित है नरोरा। और रावत भाटा की अगर बात करें तो ये बच्चों राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? मिट्टी के निर्माण में किसकी भूमिका नहीं होती है? पहला ऑप्शन है जैव पदार्थ, दूसरा है मृदा गठन, तीसरा है समय, और चौथा ऑप्शन है जलवायु। तो बच्चों कौन सा कारक नहीं है? तो समय जो है इसका कारक नहीं है, बाकी जैव पदार्थ, मृदा गठन, जलवायु ये सभी इसके कारक हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वायुमंडल की किस परत में वर्षा होती है? बच्चों हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ था कि जो वायुमंडल की परतें होती हैं कुल मिलाकर के 5 परतें होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, दूसरी परत का नाम है समताप मंडल, तीसरी परत का नाम है मध्य मंडल, और चौथी का नाम है आयन मंडल, और पाँचवीं का नाम है बहिर्मंडल। तो बच्चों वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसको कहते हैं क्षोभ मंडल, और इसी मंडल में आंधी तूफान, वर्षा, जो भी झंझावात, ये सभी चीज़ें क्षोभ मंडल में आती हैं। जबकि ओजोन परत की अगर बात करें तो ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में स्थित है। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको आप भेजिएगा इस वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखिएगा और बार बार देखिएगा ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएं। और परीक्षा वाले दिन आप जैसे ही प्रश्न को देखें तुरंत ही आपको उसका उत्तर याद आ जाए और आप सही उत्तर लगा करके घर वापस आएँ और प्रसन्नता की तरह से रहने लगें। तो सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बच्चे मेहनत करें, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं जल्द ही आपको वीडियो नंबर 8 में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।